हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं डेली आप लोगों को नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि घर में काम चल रहा था मेरे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रहे थे जिसके बीच में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर रात के 11:30 हो रहे हैं जब मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, जब सभी लोग घर में सो गए हैं, शांति है, तब जाके। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मुझे आगे बढ़ाने में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो हम वीडियो अभी बना रहे हैं ये क्लास 9 के चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में पारिवारिक आय के जो है ना कार्य व्यवस्था के बारे में आपको मैंने प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं उसके बारे में आपको चर्चा करने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आय, ठीक है। परिवार की कार्य व्यवस्था को प्रभावित परिवार की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय निश्चित अवधि में कमाई जाने वाली वह धनराशि है जो व्यक्ति को आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें बताया ये गया है कि पारिवारिक आय जो है निश्चित अवधि में कमाई जाने वाली, जैसे कि हम कहीं वर्क करते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है। अगर मजदूरी कर रहे हैं तो वो दिन भर का होता है, अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो महीने का होता है। तो इस तरह से एक निश्चित समय होता है जिसके बीच में हमको जो है आय मिलती है, हमको धनराशि जो मिलती है वही हमारी क्या होती है, आय होती है। तो चलिए, आय दो प्रकार के होते हैं, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय, ठीक है। आय कितने प्रकार के होते हैं, आय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। तो उपार्जित आय, यह आय व्यक्ति को अपने आर्थिक प्रयत्नों से प्राप्त होती है, जैसे नौकरी, व्यापार, मजदूरी, पेंशन, जमा धन पर ब्याज के रूप में या रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है। अनुपार्जित धन अनुपार्जित आय जो होती है, मैंने आय कहें या धन कहें एक ही बात हुआ। अनुपार्जित आय जो होती है, अनुपार्जित आय व्यक्ति को विरासत द्वारा, संपत्ति के किराए के रूप में, लॉटरी द्वारा, विवाह में उपहार के रूप में प्राप्त होती है। मैंने अनुपार्जित जैसे किसी के द्वारा अचानक से मिल गया हो, जैसे आपका बर्थडे हुआ तो उसमें आपको कोई गिफ्ट मिल गया, आपने कोई लॉटरी खरीदी उस पर आपको जीत मिल गई, आपके पिताजी की जो संपत्ति है वो आपको विरासत में मिल गई। बहुत लोग के मामा नहीं होते हैं तो ननिहाल से भी संपत्ति मिलती है। तो ये सारी संपत्तियां जो होती है वो अनुपार्जित होती हैं, यानी कि ये दूसरे के द्वारा उपार्जित की गई रहती हैं। ये आप खुद उसे उपार्जित नहीं करते हैं, ये आपको गिफ्ट के रूप में आपको मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहे उपार्जित या अनुपार्जित हो, आय चाहे उपार्जित हो या अनुपार्जित हो, गृह की कार्य व्यवस्था में यदि इनके उपयोग
करने की सही योजना होती है तो कम आय में भी घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। मैंने कि भले ही आपकी आय कम हो, पर अगर आपकी व्यवस्था अच्छी है, आप बहुत अच्छे से उसको डील कर लेते हैं, तो आपकी घर की व्यवस्था जो है अच्छे से चलती है। अब ऐसा हुआ कि मान लीजिए 40,000 की मेरी आमदनी है और हम 45,000 का खर्च करें, मान लीजिए 45 का नहीं, मैंने कि 41 का 42 का अगर हमारे पास खर्च है, तो उसको हम एक अच्छा खर्च हम नहीं करते, अच्छी व्यवस्था नहीं करते। खर्च नहीं, मैंने कि उससे व्यवस्था कर सकते हैं, हम उसे अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसको आप जो है बजट के रूप में आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारी 40,000 की आमदनी है, तो अगर हमारा संतुलित बजट होता है तो 40,000 का 40,000 खत्म हो जाता है, यानी कि बराबर है। हमें किसी से कोई कर्ज उर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, नहीं हमारी बचत हो रही है। उसमें आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैसे बचत का बजट एक होता है कि अगर आपकी 40,000 की आमदनी है तो आप उसमें से 35,000 खर्च करते हैं और 5,000 जो है आप बचा लेते हैं। मान लीजिए 38,000 खर्च करते हैं, 2,000 बचा लेते हैं। तो ये बचत का बजट होता है जो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप बचत करते हैं तो आगे के लिए अचानक से मान लीजिए कि घर में किसी की कोई बीमारी पड़ गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई अचानक से आपके घर मांगने ही आ गया, कोई रिश्तेदार से कुछ ही, तो ऐसी स्थिति में आपके पास रहता है तो आप सहयोग भी कर सकते हैं। या फिर आपके घर पे अचानक ऐसा अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चढ़ते हैं। किंतु इसी जगह यदि घर की गृहिणी में सूझबूझ की कमी होती है तो कितनी भी अधिक आय होने पर भी घर की कार्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हमेशा बिगड़ी हुई रहती है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि जितना आय है उससे कम ही हमको खर्च करना चाहिए, हमें बचत करके रखना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाथ कहा जाता है कि गृहिणी का होता है, बट अगर गृहिणी के हाथ में सब कुछ हो तब। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो कि सारा पैसा खुद ही रखते हैं और उतना ही देते हैं जितना कि खर्च है, या फिर वो बस ला के देते हैं आपको, बस आपको बनाना है खाना, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें तो गृहिणी की कोई वो नहीं रहती है। वैसे अधिकांशतः घरों में गृहिणी के हाथों में दिया जाता है, तो इसलिए गृहिणी के सूझबूझ की ही बातें की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसका प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है। घर के सदस्यों के कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाते तथा सभी सदस्य असंतुष्ट दिखाई देते हैं, जिसके कारण घर का वातावरण दुखदायी हो जाता है। अतः आपके सही उपयोग के लिए गृहिणी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को भी इसमें उचित सहयोग करना चाहिए। मैंने कि जरूरी नहीं है कि ये गृहिणी का ही काम है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि गृहिणी का ही काम है, ये जेंट्स लोग भी करते हैं। बट इसमें मैंने कि अगर पूरा परिवार अगर सहयोग करता है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मान लीजिए हम बचत कर रहे हैं और कोई जो है वो जिद पे अड़ा है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, अभी मुझे इस महीने में ये चाहिए तो चाहिए, तो इस तरह से आपकी व्यवस्था जो है डाउन रोल हो जाती है। क्योंकि जो घर का व्यवस्थापक होता है, जो व्यवस्थापिका होती है, उसको पता होता है कि हमारी आय कितनी है और हमें खर्च कितना करना है। कुछ लोगों की ज़रूरतें हम इस महीने में पूरी कर देंगे, कुछ लोगों की ज़रूरतें हम उस महीने में पूरी कर लेंगे। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर आवश्यकता है तो उसी को हम पूरी करें। अगर हमारे घर में चारपाई है
और हमारे पास उतना इनकम का सोर्स नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सोफ़ा लेके ही घर में आए। हम चारपाई पे भी अच्छे से चादर बिछा करके, अगर हमारे पर प्लास्टिक की चेयर है तो हम उसको भी रख करके घर में अपने मेहमानों की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ सोफे पे बैठाने से सेवा नहीं होती है। आपके हृदय में भाव अगर है तो आपके घर पे लोग आएंगे तो आपकी चारपाई पे बैठ के उतने ही खुश रहेंगे। तो फालतू खर्च को रोकने के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अतः आप के सही उपयोग के लिए गृहिणी के साथ साथ सभी सदस्यों के भी उसमें उचित सहयोग करना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त आय के साथ साथ परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता, सहयोग, सूझबूझ, अभिरुचि का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मैंने सदस्यों की कार्य क्षमता का तो प्रभाव पड़ता ही है, उनके सहयोग और उनकी जो सूझबूझ होती है, उनकी जो रुचि होती है घर में कार्य करने की, इन सब का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं पारिवारिक आय के साधनों के बारे में। ठीक है, पारिवारिक आय के साधन। परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्य अलग अलग कार्यों में रत होकर अथवा एक ही व्यवसाय से जुड़े रहकर धन अर्जित करते हैं। जिन साधनों से परिवार के लिए धन अर्जित किया जाता है उन्हें आय के साधन कहते हैं, जो अग्रवत है। इसमें पहला है वेतन। व्यक्ति नौकरी करके जो भी आय अर्जित करता है वह उसे वेतन के रूप में प्राप्त होती है। वेतन के रूप में प्राप्त आय व्यक्ति की योग्यता, कार्य क्षमता, शिक्षा, पद, अनुभव के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसे सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, मैंने अतिरिक्त अचानक से जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो भत्ते के रूप में प्राप्त होती हैं, अतिरिक्त सुविधाएं। तो जो हमें भत्ता मिलता है वो तो अतिरिक्त ही होता है ना, जो हमारा पेमेंट होता है उससे वो थोड़ा सा अधिक मिलता है, यानी कि अतिरिक्त तो होता है। ठीक है, सॉरी, इसके अतिरिक्त कहाँ थे हम लोग, जो भत्ते के रूप में प्राप्त होती है, जिससे महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, यात्रा भत्ता आदि। ठीक, चलिए हम वेतन पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ते हैं मजदूरी। दूसरा है मजदूरी। शारीरिक श्रम करके प्राप्त होने वाली आय को मजदूरी कहते हैं। आय व्यक्ति की योग्यता, रुचि, कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। मजदूरी दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक कैसे भी हो सकती है। मजदूरी की दरें कार्य क्षेत्र के अनुसार होती है। कुछ कार्यों के अनुभव के आधार पर मजदूरी मिल जाती है। कुछ कार्यों में अनुभव के आधार पर भी मजदूरी मिल जाती है कि आपका अनुभव कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों का अनुभव भी चूँकि शुरुआत होती है कार्य करने की तो बहुत अच्छा नहीं होता है, बट आप कार्य करते करते आपका अनुभव ज़्यादा हो गया रहता है, आप उस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे लोग खुश हो के भी कुछ एक्स्ट्रा आपको दे देते हैं कि आपने कार्य बहुत अच्छा किया है, और फिर आपको वहाँ पे फिर से बुलाने का एक नया रास्ता भी आपके लिए खुल जाता है। बट ये कि आपके अनुभव पे निर्भर करता है कि आपका अनुभव कैसा है, आप कितने अच्छा कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है व्यवसाय। कुछ परिवारों में अपना व्यक्तिगत अथवा साझेदारी में व्यवसाय होता है।
जैसे कपड़े का व्यवसाय, दूध की डेयरी, प्रिंटिंग प्रेस, किताबों का व्यवसाय इत्यादि। विभिन्न व्यवसायों द्वारा मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए धन अर्जित करता है। तो ये व्यवसाय जो होता है ये तो अपना पर्सनल होता है। ये आप अपने जैसे कि दुकान आपने खोल, कापी किताब की दुकान खोल ली, आपने चॉकलेट बिस्किट की दुकान किया, मसाले की दुकान आपने खोल ली, गिट्टी बालू सीमेंट की दुकानें खोली, तो ये आपका अपना पर्सनल होता है। जबकि मजदूरी जो होता है वो आप कहीं पे कार्य करते हैं, दिहाड़ी का आप काम कार्य करें या फिर महीने का कार्य करें, जो भी कार्य होता है, और वेतन जो हम कहीं पे नौकरी करते हैं जहाँ हम माने कि माने कि कुछ सालों के लिए होते हैं। जबकि मजदूरी ऐसा नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि ये होता है कि चलो महीने दिन के लिए हम तुमको देते हैं और इस कार्य को महीने दिन में तुमको करके देना है। तो इस तरह से मजदूरी वाला काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चौथा है ब्याज। क्या है? ब्याज। पारिवारिक आय से होने वाली बचत को बैंक अथवा डाकघर में जमा करके ब्याज प्राप्त किया जाता है। कुछ व्यक्ति दूसरों को ब्याज पर धन उधार देते हैं तथा इसके बदले में उसकी कोई वस्तु जैसे मकान, आभूषण आदि अपने पास गिरवी रख लेते हैं। यदि वह व्यक्ति समय पर ब्याज अदा न कर सका तो उसकी बहुमूल्य वस्तु जब्त हो जाती है। मैंने कि ब्याज जरूरी नहीं है कि आप बैंक से ही लें। आप अपनी कुछ कीमती वस्तुएं जो है किसी सुनार के पास या फिर किसी धनी व्यक्ति के पास जो है आप दे करके और वहाँ से आप ब्याज लेते हैं, जो कि जब आपको पैसा वापस करना होता है तो उससे अधिक आपको देना होता है। ठीक है, तो ये बैंक के साथ भी होता है। और अगर आप वो समय से, बैंक में ये होता है कि आपका एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अनुसार ही आपको वहाँ से जो भी आप वहाँ से पैसा लिए हैं उसको वहाँ पे जमा करना होता है। अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो कानून द्वारा जो है आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं वो जब्त कर ली जाती हैं। जब तक आप उनका पैसा नहीं देते हैं तब तक आपके उस सामान को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। उपहार। पांचवा है उपहार। कभी कभी परिवार के सदस्यों को अपने मित्रों, सगे संबंधियों से उपहार के रूप में कुछ धनराशि मिल जाती है। इसे भी पारिवारिक आय के साधनों में ही सम्मिलित किया जाता है। चूंकि परिवार के लोगों से या फिर संबंधियों से ही मिला है, इसलिए भी इसे पारिवारिक आय कहा जाता है। पारिवारिक आय के साधनों में ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो भी ये धनराशि मिलती है उसे कहाँ सम्मिलित किया जाता है? परिवार के आय के साधनों के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस आय का कोई निश्चित अवसर व धनराशि नहीं होती है। उपहार अधिकतर विवाह, जन्म दिवस, त्योहार अथवा उत्सवों में भेंट किए जाते हैं। इस आय में न केवल मुद्रा ही होती है वरन विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी होती है। यानी कि उपहार में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही मिलेंगे, आपको वस्तुएं भी मिल जाती हैं। आपके घर में जिस चीज़ की आवश्यकता है, अधिकांशतः लोग ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो आपके घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये भी एक आय ही है, क्योंकि आपके कुछ पैसों की बचत हो जाती है उन गिफ्ट के आने की वजह से। आगे चलते हैं। छठवा है पेंशन तथा ग्रेच्युटी। नौकरी से व्यक्ति का एक निश्चित आयु पर सेवा मुक्ति हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति जब नौकरी करता है तो एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद से उसे सेवा मुक्त कर दिया जाता है। इस स्थिति में उसे उस संस्थान जिसमें वह कार्यरत था उसे अपनी आय का कुछ प्रतिशत धन प्रतिमाह आजीवन प्राप्त होता है, जिसे पेंशन कहते हैं। कभी कभी पेंशन के साथ उस व्यक्ति को कुछ महीनों का वेतन सेवा मुक्त होने पर इकट्ठा प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं तथा पेंशन ग्रेच्युटी कहा जाता है। पेंशन तथा ग्रेच्युटी की सुविधाएं केवल सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होती है। प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने पर ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। पेंशन सॉरी कहाँ थे हम लोग? पेंशन व ग्रेच्युटी, ठीक, अब से अपने परिवार का पालन पोषण में उस व्यक्ति को अत्यंत लाभ होता है। चूँकि नौकरी तो छूट गई रहती है, बट पेंशन वही मिलता है जो सरकारी नौकरी में जो लोग रहते हैं, तो जो आपको आय मिलती है उसमें से कुछ आय जो है काट करके सरकार जो है रख लेती है और वही बाद में आपको पेंशन या ग्रेच्युटी के रूप में आपको देती है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं को बरकरार रखें, उनकी सेवा कर सकें, बच्चों की फीस जमा कर सकें, इन सारी सुविधाओं के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी पेंशन को कुछ भाग मृतक की पत्नी को आजीवन मिलता रहता है, जिससे उसे आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। किराया, 7वां है किराया। जिन व्यक्तियों के पास मकान, दुकान व जमीन की संपत्ति होती है वे उन्हें किराए पर उठाकर अपनी आय का साधन जुटा लेते हैं। किराया प्रायः मासिक रूप में अदा किया जाता है। किराए में उपलब्ध धनराशि से व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न बना रहता है, क्योंकि उसकी संपत्ति पर उसका ही अधिकार रहता है। ठीक है, चलिए 8वां है रॉयल्टी। लेखक अपनी पुस्तकों पर प्रकाशक से जो धन प्राप्त करता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। इस कार्य के द्वारा वह अपने पारिवारिक आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकता है। 9वां है घरेलू उद्योग धंधे। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए कुछ लोग घरेलू उद्योग धंधों का भी सहारा लेते हैं, जैसे दरी, कालीन बुनना, कलात्मक वस्तुएं बनाना, स्वेटर बुनना, कपड़े सिलना, अचार मुरब्बे तैयार करना तथा पापड़, बढ़िया आदि बनाना। इन कार्यों से भी पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कमी हो तो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो और पढ़ाने में क्या अच्छा लगा है इस बात को ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, और आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना और उसका रिप्लाई करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।
थैंक यू।